ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर लिया था राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। जिसमें हमने आर्टिकल 19 देख लिया था, विच इज रिलेटेड टू सर्टेन फ्रीडम, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade और business। ये आर्टिकल 19 था, इसको हमने समझ लिया था। तो चलिए अब आर्टिकल 20 पर आते हैं। और ये जो आर्टिकल 20 है, दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यानी अगर आपसे कोई क्राइम हो गया है, कोई ऑफेंस हो गया है, तो उसमें आपको क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, ये आर्टिकल 20 में मेंशन है। और जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि कुछ ऐसी प्रोटेक्शन है कि आप क्रिमिनल होने के बावजूद भी आपको प्रोवाइडेड है। तो दिस इज मेंशनड इन आर्टिकल 20। तो सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज आर्टिकल 20 की, एज मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 1, पहले मैंने आपको इसमें लैंग्वेज दिखा दी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिससे आपको एक माइंड में इमेज रही कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। देन आगे जो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको ही सिंप्लीफाई करके समझाएंगे आपको। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बोलता है कि नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट charged as an offence, nor be subjected to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offence। बोला कि किसी भी पर्सन को कन्विक्ट या किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ, कि उसने अगर लॉ को वायलेट नहीं किया, उसके अन्यथा किसी भी रीजन पर आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते। और जो लॉ वायलेट किया वो ऑफेंस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। जो आपने एक्ट कमिट किया उस टाइम अगर वो ऑफेंस है, तभी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और किसी भी पर्सन को जो पनिशमेंट मेंशन्ड है लॉ में वही मिलेगी, उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। दिस इज आर्टिकल 20 क्लॉज 1। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बोलता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ऑफेंस के लिए किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को आप एक से ज्यादा बार पनिश नहीं कर सकते। देन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब कि आप एक्यूज्ड को कंपेल नहीं कर सकते कि वो खुद के खिलाफ सबूत दे या खुद के खिलाफ गवाही दे। सो यू कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। दिस इज आर्टिकल 20। चलिए समझते हैं। तो जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, उसका जो सिंपल मतलब है नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि मतलब पास्ट टाइम में जो समय बीत चुका। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन अ पर्सन कैन बी चार्ज्ड for an act as an offense if it existed as one at the time of committing the act, nor can a person be subjected to a punishment greater than that existed at the time of committing the act। मतलब किसी भी पर्सन को आप चार्ज नहीं कर सकते किसी भी एक्ट को, अगर वो ऑफेंस नहीं है। जब उसने वो एक्ट कमिट किया, अगर उस टाइम वो ऑफेंस है, तभी आप उसको चार्ज कर सकते हैं और कन्विक्ट कर सकते हैं। और उस समय जो जिस समय उसने वो एक्ट किया, जो ऑफेंस है, उस समय जो पनिशमेंट मौजूद होगी वही पनिशमेंट मिलेगी, उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मान लो कि सरकार ने कोई भी क्राइम है उसकी पनिशमेंट है 2 साल की जेल। तो अगर आपने मान लो कि ईयर 2024 में आपने कोई क्राइम किया जिसकी पनिशमेंट है 2 years ऑफ जेल, क्या हुआ कि 2026 में सरकार नया कानून ले आया और उसने बोला कि उस ऑफेंस की अब सजा है 5 साल की जेल। तो अब वो आपसे कहा कि आपने 2 साल की जेल काट ली, अब 3 साल की और काटो, क्योंकि नया लॉ आ गया है जिससे आपको 5 साल की जेल होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। अब जो 2026 में लॉ आया उसके बाद अगर कोई वो क्राइम कमिट करेगा तभी उसको 5 साल की जेल होगी, अन्यथा उसको वो 5 साल की जेल नहीं होगी। जो सजा आपने एक्ट किया उस समय होगी वही सजा आपको मिलेगी।
This is an important protection as it saves people from instances of political vendetta where those in power may enact a law with a retrospective effect to declare an act as an offense। क्या होता है कि कभी कभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पावर में आ गई, उससे पहले अपोजिशन पार्टी जो है अभी प्रेजेंट की वो पावर में होगी, तो उनके बीच में आपको पता है कि आपसी रंजिश चलती रहती है। तो क्या हुआ कि अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है उसने कोई भी एक्ट किया था, लेकिन उस समय उस एक्ट को क्राइम नहीं माना जाता। अब क्या हुआ, अब जो नई पार्टी पावर में आई उसने नया रूल बना दिया कि जो वो उसने एक्ट किया था अपोजिशन लीडर ने, वो अब क्राइम है और अब उसको जेल की जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, दिस इज द मिस यूज ऑफ पावर। तो मिस यूज ऑफ पावर से बचाने के लिए आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। मतलब पुराने समय में आप कोई क्रिमिनल लॉ ला के उसको पुरानी डेट से या पुराने समय से इनेक्ट नहीं कर सकते। बट सिविल केसेस में ऐसा होता है, मान लो 2024 में कोई लॉ लाया गया, तो आपने देखा हो कभी कभी जैसे XY लॉ 2022 नाम दे दिया उसको, बट वो इनेक्ट हुआ 2024 में। सो सिविल लॉस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिवली इनेक्टेड बट क्रिमिनल लॉस कैन नॉट। In simple words, when the legislature declare an act to be an offense or increase the punishment for the commission of that act, it cannot be applied retrospectively to prejudicially affect the interest of an individual। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ लाया है जिससे या किसी से पनिशमेंट इंक्रीज की है, तो उसको पुराने समय में रेट्रोस्पेक्टिवली इनेक्ट नहीं कर सकता। और सिविल लॉस एज आई मेंशन आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ये था आर्टिकल 20 क्लॉज 1। अब आते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2, नो डबल जियोपार्डी। मतलब किसी भी पर्सन को कोई ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। तो दिस क्लॉज सेफगार्ड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम फेसिंग सक्सेसिव क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और मल्टीपल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस। मतलब किसी भी बंदे को एक क्राइम के लिए आपको मल्टीपल पनिशमेंट नहीं मिल सकती। So if any law provides for double punishment, it will be considered void due to this provision. Although it disapproves double punishment, it does not provide immunities from proceeding before a tribunal. For example, मान लो आप इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं या किसी भी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट में सर्व कर रहे हैं, तो आपको पता है मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट में एक उनका अपना जुडिशियल बोर्ड होता है। तो आपने अगर कोई एक्ट किया विच इज अ क्राइम, तो आपका वो केस चला मान लो स्टेट हाई कोर्ट में, उससे आपको कोई पनिशमेंट मिल गई, देन आपका केस साइमल्टेनियसली आपके जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है उसमें भी चल रहा है। तो दिस इज नॉट अ डबल पनिशमेंट। मान लो आपने किसी की हत्या कर दी, तो क्या होगा कि आप लोग को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दे दी, बट जो आपके जो मिलिट्री कोर्ट है या मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है उसने आपको सजा दी कि आपको ये तो जो आपको सजा मिली है, बट आपको आपकी जॉब से निलंबित कर दिया जाएगा, आपकी सारी जो इम्यूनिटीज हैं वो आपसे ले ली जाएगी। सो दिस नॉट इंक्लूड डबल पनिशमेंट। Therefore, a public servant who has been punished for an offense in a court may be subjected to departmental proceeding with respect to same offense. This clause does not prevent subsequent trial and conviction for another offense, even if both the offense were conducted simultaneously or one after the other। मान लो आपने कोई 2 क्राइम किए साइमल्टेनियसली, तो आपके दोनों क्राइम के अलग अलग केस चलते रहेंगे, उसको आप डबल पनिशमेंट नहीं बोलेंगे। कि मान लो आपने रॉबरी की और रॉबरी करते समय मान लो कोई पर्सन सामने आया, आपने उसकी हत्या भी कर दी, तो आपके 2 केस चल रहे हैं, रॉबरी प्लस जो हत्या का मामला चल रहा है। तो दिस इज नॉट डबल पनिशमेंट कि आपको दोनों के लिए सजा मिलेगी। इन आर्टिकल 20 क्लॉज 3, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब a person cannot be compelled to provide witness against himself in a case where he is an accused। अगर मान लो कोई पर्सन एक्यूज्ड है तो वो अपने खिलाफ विटनेस प्रोवाइड नहीं करेगा, अपने खिलाफ सबूत प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा होगा ना कि अगर ऐसा लॉ नहीं होगा तो पुलिस तो इतना मारेगी किसी भी बंदे को, उसने क्राइम किया भी नहीं होगा तो भी वो कहेगा कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है, और उसी के बिना पर उसको सजा हो जाएगी। तो ये तो फोर्सफुल हुआ ना, और फिर पुलिस मेहनत ही नहीं करेगी सबूत जुटाने में। जिस बंदे पर आरोप है उसके साथ तो ऐसी परिस्थिति पैदा कर दो कि वो खुद ही कबूल कर ले और वही कोर्ट मान लेगा। सो देयर इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब एक्यूज्ड खुद के खिलाफ विटनेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। इन सिंपल वर्ड्स,
An accused cannot be forced to self-incriminate. When a police officer uses force or threatens a person who is an accused to give evidence against himself, the right of protection against self-incrimination kicks in, and person has the right to remain silent and not to give any statement against himself out of pressure. मतलब कि आपको पुलिस थ्रेटन नहीं कर सकती कि आप अपने खिलाफ एविडेंस दें, और अगर पुलिस आप पर फोर्सफुली आपको थ्रेटन कर रही है तो इस अधिकार के अंतर्गत आप अपने आप को साइलेंट रख सकते हैं और किसी भी तरीके का आप अपने खिलाफ सबूत नहीं दें। बट आपको पता है ये सब कहने की बातें हैं, मतलब इससे कि पुलिस आपको फोर्सफुली या थ्रेटन ना करे या आपको मार पिटाई आपके साथ ना करे। बट आपको पता है कि रियलिटी इज डिफरेंट। अगर आपने कोई क्राइम किया है, पुलिस आपको पकड़ती है, फिर वो आपको मारती पीटती भी है और आप अपने अधिकार एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो रियलिटी इज डिफरेंट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अवर फंडामेंटल राइट। सो फंडामेंटल राइट को समझते हैं। So moreover, if a person confesses something during investigation by his own will, it becomes important for the court to satisfy itself that the confession so made was voluntary in nature. अगर किसी पर्सन ने अपनी खुद की इच्छा से अपना जुर्म को कबूला है तो कोर्ट भी सेटिस्फाई करेगा कि जो कन्फेशन है वो सही है या नहीं। और ये जो इम्यूनिटी है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इज ओनली लिमिटेड टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सिर्फ क्रिमिनल केस में ही पर्सन को सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकता, सिविल केस में सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो सकता है। फिर इससे रिलेटेड एक केस हुआ कर्नाटका हाई कोर्ट में, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस। इसमें कोर्ट ने बोला कि नार्को एनालिसिस कैन नॉट बी कंपेल्ड ऑन अ पर्सन एज इट लीड्स टू वायलेशन ऑफ मेंटल प्राइवेसी। तो जो नार्को एनालिसिस होता है, लोगों को कुछ दवा देने के बाद उनसे सच कबूला जाता है, तो वो अब नहीं होता है। कर्नाटका के हाई कोर्ट ने बोला कि यू कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू नार्को एनालिसिस, क्योंकि इससे जो मेंटल प्राइवेसी है उसका हनन हो रहा है, आपके जो दिमाग के अंदर झाँक कर आपके मन की बातें निकलवाई जा रही हैं। सो ऐसा अब नहीं हो सकता। तो ये था आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब आते हैं आर्टिकल 21 पर। चलिए 21 आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक सवाल हो जाए, आपको पता है व्हाट इज गोल्डन ट्राइंगल इन अवर पॉलिटी? तो ये जो गोल्डन ट्राइंगल है इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जो आ रहा है यार कोई दिक्कत नहीं है, जो समझ आए वो कमेंट करके बताओ। तो गोल्डन ट्राइंगल क्या है? आर्टिकल 14, 19 और 21 को गोल्डन ट्राइंगल बोला जाता है पॉलिटी में या अपने फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि इनमें से एक भी अधिकार आपसे ले लिया तो बाकी जो दो अधिकार हैं उनका कोई काम नहीं रहेगा। जैसे आपसे फ्रीडम ले ली, बोलने की फ्रीडम ले ली, तो राइट टू लाइफ का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा आर्टिकल 21, और राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आपसे इक्वलिटी ले ली, इक्वलिटी नहीं मिल रही, आपको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 एंड राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21? ऐसे ही अगर आपकी लाइफ आपसे ले ली गई तो फिर किसी चीज का ही मतलब नहीं निकलता। सो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 21 पर। आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय अ लॉ। इसमें बोला गया किसी भी पर्सन से उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी आप नहीं ले सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। मतलब कि अगर कोई ऐसा लॉ है जिसमें प्रोवाइडेड है प्रोसीजर जिससे आप किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी या उसकी लाइफ ले सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है। अन्यथा आप उसको की पर्सनल लिबर्टी या लाइफ को लेंगे तो इट इज अ क्राइम। जैसे मान लो कैपिटल पनिशमेंट होती है, अब तो यूजुअली नहीं मिलती है, बट हीनियस क्राइम के लिए कैपिटल पनिशमेंट मिलती है, आपको फांसी से लटका दिया जाता है। तो दिस इज टेकिंग योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ आपको आपसे ले ली जा रही, बट वो एक प्रोसीजर है, लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ली जा रही है, तो वो क्राइम नहीं है। जबकि आप किसी की लाइफ ले लें तो इट इज अ क्राइम, इट इज अ मर्डर, और आप पर जो धारा 302 के अंतर्गत आप पर केस हो जाता है। तो अगर सरकार जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से और लॉ है उसके हिसाब से आपकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी ले रहे हैं तो वो क्राइम नहीं है और वो ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रोसीजर या कोई लॉ नहीं है तो सरकार आपकी जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ पर्सन्स लाइफ
or personal liberty cannot be taken away except according to the procedure established by law. It means that if there is a law that provides a procedure for depriving someone's life and personal liberty, and if the procedure is followed properly, then person can be deprived of both. जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई लॉ एग्जिस्ट करता है जो आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले सके, और अगर वो प्रोसीजर जो मेंशन्ड है उस लॉ में उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया गया, तो you can be deprived of your life and personal liberty. It also means that inaction of executive not backed by a law that takes away a personal life or liberty would be held unconstitutional. मतलब एग्जीक्यूटिव ने ऐसा बिना किसी लॉ के अगर आपकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी ले दी है तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंशन्ड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, where it is not enough to show that existence of such a law, but law it should be free and just. अमेरिका में क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, उसमें क्या है कि अगर कोई लॉ ऐसा मेंशन है उसमें ये भी देखा जाता है कि वो लॉ सही है कि नहीं. अगर वो लॉ आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले रहा है तो वो लॉ सही है कि नहीं. बट इंडिया में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि लॉ को सही या गलत देखा जाए. इंडिया में है कि अगर लॉ है तो उसके हिसाब से आपकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी ली जा सकती है. फिर AK गोपालन केस हुआ. AK गोपालन केस में क्या हुआ था, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि अगर सरकार को अंदेशा है कि आप कोई क्राइम करने जा रहे हैं तो उससे पहले ही आपको अरेस्ट करना. दिस इज प्रिवेंटिव डिटेंशन विच वी विल स्टडी इन आर्टिकल 22. जो नेक्स्ट लेक्चर है इट इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव अरेस्ट. तो उसमें कोई पर्सन था, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत अरेस्ट कर दिया गया था. उसका कहना था कि आपने मुझे अरेस्ट कर लिया तो दिस इज टेकिंग माई फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, जो राइट टू लाइफ है आप उसका हनन कर रहे हैं और आपने मुझको अरेस्ट कर दिया है, तो ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है. कोर्ट ने बोला कि जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 21 के अंदर, ये सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शंस के विरुद्ध आपको प्रोवाइडेड है, लेजिस्लेटिव एक्शन के विरुद्ध नहीं है. कि अगर एग्जीक्यूटिव बिना लॉ के करता है तो ही प्रोटेक्शन है. अगर ऐसा कोई लॉ है, लेजिस्लेचर ने ऐसा लॉ बना रखा है जिससे आपकी पर्सनल लिबर्टी या लाइफ ली जा सके, तो आपको कोई भी ऐसी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है. दैट इज कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू चेक द रीजनेबिलिटी ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 21. देयरफॉर if a competent legislature provides a procedure to deprive a person's life and personal liberty, it cannot be questioned in the court. अगर लेजिस्लेचर ने ऐसा कोई लॉ प्रोवाइड किया है जो आपकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी ले रहे हैं तो उसको आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते. ये था जजमेंट AK गोपालन केस में कि आपको सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड है, लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं है. फिर आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. इसमें जो AK गोपालन केस में जो जजमेंट था कि आपको आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, दिस इज चैलेंज एंड कोर्ट ओवरटर्न्ड इट्स अर्लियर जजमेंट. जो पुरानी AK गोपालन की जजमेंट थी उसको कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया एंड हेल्ड दैट a law made to deprive a person of his life and personal liberty should conform to the standards laid down in article 14 and 19. कि अगर कोई लॉ है जो आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले रहा है तो उसको जो स्टैंडर्ड्स मेंशन है, लेड डाउन है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में, उसके अंतर्गत ही वो लॉ हो. अगर नहीं है तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड हो जाएगा. इन अ वे कोर्ट एक्सपेंडेड इट्स पावर टू चेक वेदर अ लॉ इज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल और नॉट. और कोर्ट ने इस केस और अदर केस में मेंशन किया कि जो लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन है, जो टर्म लाइफ है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मान लो जानवरों जैसा आप रह रहे हैं, ठीक है, लाइफ है, जीवन है, बट दिस ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग. उसके हिसाब से काफ़ी केसेस हुए और उसमें वेरियस केसेस में कोर्ट ने डिफाइन किया कि क्या ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं या क्या ऑल दोज थिंग्स हैं विच मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग. जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला गया राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज ऑल्सो केम अंडर आर्टिकल 21. फिर ओलगा टेलिस वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस हुआ, उसमें बोला राइट टू लिवलीहुड ऑल्सो केम अंडर आर्टिकल 21. राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है राइट टू लिवलीहुड. हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में बोला राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड जस्टिस भी आपके राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है. खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में बोला राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड कस्टोडियल वायलेंस, कि कस्टडी में आप पे से कोई वायलेंस ना हो, इसके अगेंस्ट भी
जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 21 में आते हैं। फिर मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में बोला राइट टू एजुकेशन। फिर आर्टिकल 21A भी है राइट टू एजुकेशन का, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में था, शायद आया था। सो इंक्लूडेड इन अवर फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। और मेनका गांधी केस में बोला गया राइट टू गो अब्रॉड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर राइट टू लाइफ। के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला राइट टू प्राइवेसी। नफतेश जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला राइट टू चूज वन सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑल्सो इंक्लूड्स इन राइट टू लाइफ। शक्ति वहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला राइट टू चूज लाइफ पार्टनर ऑल्सो इंक्लूड्स इन राइट टू लाइफ। समझ गए? अगर आप बालिग हैं तो आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं, कोर्ट ने बोला है इन शक्ति वहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो अब अगर आपके पेरेंट्स फोर्स करें कि शादी करो, या किसी जो पर्टिकुलर पर्सन है उससे शादी करने नहीं दे रहे हैं, तो बोल दो कि सुनो पिताजी, देयर इज अ केस कॉल्ड शक्ति वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि आई हैव द राइट टू चूज माय लाइफ पार्टनर। ठीक है? फिर लेकिन अगर आपके पिताजी आपके साथ घरेलू हिंसा करें तो मेरे से कंप्लेन नहीं करना। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक IAS। ये था आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आई होप लेक्चर प्रोडक्टिव होगा आपके लिए। और अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो हमारा चैनल शेयर कीजिए, जो UPSC और PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक IAS।